हाय किड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं बार बार लॉग इन कर रही थी, मेरा सिस्टम बार बार हैंग हो जा रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। आज ज्यादा ही टेक्निकल एरर आ गई मुझे लगता है मेरे सिस्टम में। 2 बार मैंने स्टार्ट किया बट मेरा ओबीएस एक सॉफ्टवेयर होता है स्ट्रीम करने वाला, वो बार बार हैंग हो जा रहा था बच्चों। हाँ, अभी भी लैग है क्या? कुछ तो प्रॉब्लम हो रही थी जब से मैं आज क्लास में लॉग इन करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, तुम्हें लगा आज क्लास नहीं है, लेट्स सेलिब्रेट हैं। बोतला बोतला खुल गई थी खुशी में। यस, सब रिफ्रेश कर ले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चले भाई, सबको दिख रही हूँ मैं? सबके सिस्टम सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कैन आई स्टार्ट टीचिंग? स्टार्ट करें फिर? चलो भाई, तो बच्चों जैसे आपको पता है, पहले मैं आज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का 3D दिखा देती हूँ। उसके बाद आज चैप्टर हम फिनिश कर देंगे, ठीक है? फिर हमारा लिखने का काम ज्यादा रहेगा और थोड़ी थोड़ी चीजें समझने का। टेस्ट सिलेबस में बहुत पहले ही शेयर कर चुकी थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आएगा, ठीक है? चलिए भाई, फिर आज का लास्ट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, जिसको शुरू करते एक बार 3D में। लोड हो रहा है अभी। मूवी टाइम, हु हु हु। नहीं, अभी एचजीपी बचा है, काफी टॉपिक बचा है एचजीपी। नहीं, क्लास छोटी नहीं होगी, दोनों टॉपिक में टाइम लगेगा कराने में मुझे। This experiential module covers the replication process in detail with best visualization. Let's study it in animal cells. Click on the highlighting nucleus to see further process. Here you can see the central dogma in which the DNA is converted to protein. अरे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चूज किया था ना अपन बाबू, ये दूसरा टॉपिक क्यों कर रहा है? ऐसा तो नहीं है इसमें है या नहीं है? हाँ, ये तो देख लिया था। ऐसा तो नहीं टॉपिक के नाम में अलग मॉड्यूल है, वरना फिर मैं तो समझा ही दूंगी, डोंट वरी। In this experiential module, we will learn the procedure of DNA fingerprinting by taking an example of a crime scene. Here, a murder is done by some unknown person. Let's find out the suspect by using DNA fingerprinting technique. Click the highlighting next button to collect the evidence. जैसे कि बच्चों, प्यारे बच्चों, एक एप्लीकेशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, क्राइम सीन फोरेंसिक साइंसेज आ जाता है। अगर किसी बच्चे को फोरेंसिक में आगे बढ़ना है, आगे करियर बनाना है, तो उसके लिए एनएफएसयू है, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जिसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एमफैट, नेशनल फोरेंसिक एडमिशन टेस्ट, ठीक है? जब आप उसमें जाते हैं, फिर वहां पे आपको यही सब सिखाया जाता है। वहां पे एक स्पेशल कोर्स होता है क्रिमिनोलॉजी, ठीक है? क्रिमिनोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे, ये है पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जहां पे आप सबसे पहले देख रहे हैं क्राइम सीन। यहाँ से अब हम ब्लड सैंपल्स को क्या करने वाले हैं? कलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? दया, दरवाजा तोड़ो। चलो भाई। The evidence obtained from the crime scene are hair follicles, skin flakes, and blood drops. DNA can be isolated from any cell containing nucleus. Let's click the highlighting blood drop to use it for DNA fingerprinting. तो बच्चे, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? डीएनए चाहिए। अब डीएनए जरूरी नहीं है सिर्फ खून से मिले, ये ब्लड ड्रॉप से भी मिल सकता है। अगर वहां पे कातिल के बाल हो, उससे भी डीएनए मिल सकता है। अगर वहां पे उसके स्किन के सेल्स हैं, ठीक है, डेड सेल्स, उससे भी डीएनए मिल सकता है। तो इसलिए
सबूत की टैंपरिंग नहीं होनी चाहिए, एविडेंस टैंपरिंग नहीं होनी चाहिए, तभी हम कलेक्ट कर सकते हैं ये सारे सबूतों को। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे मिला खून, मुझे क्या मिला? खून क्राइम सीन पे। चलो, The blood was collected which was found from the crime scene. Click on the highlighting test tube to take this sample to the lab. इसको एक छोटी माइक्रो पिपेट से कलेक्ट करके एक ट्यूब में डाल देते हैं। ट्यूब के अंदर एंटी कोएगुलेंट्स कोटेड होते हैं। क्या कोटेड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एंटी कोएगुलेंट्स। ये एंटी कोएगुलेंट्स इस क्राइम सीन के खून को कोएगुलेट होने नहीं देते हैं, क्योंकि अगर जितना ज्यादा कोएगुलेट होगा, जितना ज्यादा क्लम्पिंग होगी, उतना मुश्किल डीएनए एक्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो भाई खून कर लिया कलेक्ट। चलो, taken to the lab. Collected blood sample is placed with 2 other samples of suspects as shown on the screen. ठीक है, Now click the highlighting next button to proceed further. अब आप देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 यहाँ पे ब्लड सैंपल्स है। एक जिसका मर्डर हुआ है, उसका भी खून है। ठीक है, शायद मर्डर करते वक्त, ठीक है, ऐसे उसने ऐसे किया होगा, तो उसकी स्किन के सेल्स यहाँ आ गए होंगे, शायद खून के सेल्स यहाँ आ गए होंगे। तो ये दूसरा सस्पेक्ट हो गया। ठीक है, जो यहाँ पे है। अब तीसरा मे बी जो उसे पीछे से पकड़ा हुआ हो, ठीक है, उसका भी हाथ हल्का सा कट गया हो मारते वक्त, तो उसका भी खून निकल गया हो। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ब्लड सैंपल्स हैं जो हमने साइट से कलेक्ट किए हैं। सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2, सस्पेक्ट 3। ठीक है, यही तो अभी पता करेंगे विशाल, यही तो पता करना है। DNA is extracted from the blood by a few processes, which is the first step of DNA fingerprinting technique. Click the highlighting region to see inside it. अब आप यहाँ पे देखिए, 3 सस्पेक्ट के हमने ब्लड सैंपल्स लिए और एक ब्लड सैंपल हमने साइट से कलेक्ट किया। ध्यान से देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो असली खूनी कौन है? जिसने उसको चाकू घोपा होगा और उसने ऐसे पकड़ के उसे नोचा होगा। ठीक है, वो है असली खूनी। तो यहाँ पे 3 सस्पेक्ट। अब मान लीजिए कि नाम किसका ले, यहाँ पे ऐसे कोई रैंडम नेम लेना पड़ेगा हमें। चलो ले लेते हैं चिंकी मिंकी। चिंकी मिंकी की डेथ हुई है। अब पुलिस आती है, देखती है, ओ माय गॉड, ये देखना अपने ही डेथ के लिए देखना कैसे अपना नाम बता रहे हैं। मैम मेरा ले लो। अरे बिल्कुल ही गधे हैं क्या? मैं कहती हूँ गधेड़ों की फौज इकट्ठी कर रखी है। अब चिंकी मिंकी मर चुकी है। पुलिस आई, पुलिस ने देखा, ओ माय गॉड, चिंकी मर चुकी है। अब आसपास पता किया चिंकी मिंकी का, क्या भाई क्या कोई आशिक वाशिक था? वो कहेगा हाँ हाँ, एक लड़का रोज आता था चिंकी मिंकी से मिलने। तो पुलिस भी लाइक, ये आशिक नहीं, आशिक के रूप में दरिंदा है, लिखो इसका नाम, लेकर आओ इसका ब्लड सैंपल, हमें इस पे शक है, कर लो गिरफ्तार इसको, करो अभी। ठीक है, अब यहाँ पे आशिक को कर लिया गिरफ्तार, सस्पेक्ट नंबर 1। तो सस्पेक्ट 1 का हमने क्या लिया? ब्लड ले लिया। अब दूसरा, सामने बैठा चिंकी मिंकी के घर के पनवाड़ी। पनवाड़ी कहते हैं कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में एक अंकल भी मिलने आया करते थे चिंकी मिंकी से। क्यों आते थे? वी डोंट नो। तो पुलिस कहते अच्छा, अंकल के रूप में बहरूपिया, अभी पकड़ते हैं। दूसरा सस्पेक्ट हो गए वो। ठीक है, और तीसरा, अरे इसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो हमेशा इससे चिपकी रहती थी। हाँ नहीं तो, अब तीसरे सस्पेक्ट हो गई इसकी बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सस्पेक्ट हो चुके हैं और एक क्राइम सीन से हमें खून मिला है। अब इन 3 में से जिसका खून इस वाले से, क्राइम सीन वाले खून से मैच करेगा, वही होगा कातिल, वही होगा कातिल। समझे कि नहीं समझे कि क्या स्टोरी चल रही है इस टाइम पे? ठीक है, स्टोरी समझनी बहुत जरूरी है। अब देखो, Variable number tandem repeats are repeated DNA sequences at a defined locus. As we can see, 3 highlighted regions in sample B and A and 2 highlighted regions in sample C, because tandem repeats are unique in all individuals. The non-highlighting region is the repeating sequence region. Now click the highlighting next button to proceed further. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बात करें VNTRs की। किसकी बात कर रहे हैं? सब बताएंगे जल्दी से चैट बॉक्स में। यहाँ हम बात करें VNTRs, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, VNTRs की। क्या होते हैं VNTRs? ये रिपीटेड सीक्वेंसेस होती हैं
जैसे कि मान लीजिए एक सीक्वेंस है AGTC, इस बंदे के पास AGTC के यहाँ पे 1000 कॉपीज है, यहाँ पे 2000 कॉपीज है, ठीक है। वहीं पे इसके पास CCAAGG की रिपीटेड सीक्वेंस है 2000 कॉपीज। तो VNTRs हर इंडिविजुअल का क्या है, यूनिक है। क्या है बच्चों, यूनिक। सीक्वेंस भी यूनिक हो सकती है, नंबर ऑफ रिपीटिशन भी यूनिक हो सकते हैं, द लेंथ ऑफ VNTR भी यूनिक हो सकती है हर इंडिविजुअल की। मैं वापस से बोलती हूँ क्योंकि तुम्हें पहली बार में समझ नहीं आता है। सबसे पहली चीज, VNTR क्या होती है, रिपीटेड सीक्वेंसेस होती है जो यूनिक होती है हर इंडिविजुअल की। क्यों यूनिक होती है, या तो सबकी सीक्वेंस अलग हो सकती है, या फिर कितने रिपीटिशन है वो यूनिक हो सकता है, या फिर कितनी लेंथ है VNTR की वो भी यूनिक हो सकता है। मेरे में मान लो VNTR की लेंथ 20 है या 2000 बेस पेयर है, बट दूसरे के अंदर मान लो 1600 बेस पेयर है, तो ये भी तो यूनिक हो गया ना मेरे बच्चों। यस, तो these repeated sequences are unique on the basis of base composition, क्या सीक्वेंस है, on the basis of length of VNTR and on the basis of repetition number of VNTR। वापस से एक बार बच्चे रिपीट करेंगे मैम के साथ, what are VNTRs? VNTRs repeated sequences which are unique to every individual। वापस से बोलेंगे, चलिए सब बोलिए, जितने बच्चे सुन रहे हैं जहां पे भी पढ़ रहे हैं बोलिए इसको, क्योंकि मुझे पता बच्चों को समझ नहीं आता है। VNTRs क्या होती है, these are the repeated sequences which are unique to every individual। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड, now why they are unique? First, base composition. What is base composition? Thus nucleotide sequence can be unique. Second, the length of VNTR can be unique. Third, the number of times VNTR is repeated in your DNA can be unique। जैसे कि यहाँ पे VNTR 2 बार रिपीटेड है, यहाँ 1 बार रिपीटेड है, यहाँ पे 2 बार रिपीटेड है। अब आप कहेंगे मैम इसकी और इसकी तो सेम लग रही है, आप कहेंगे ना मैम इसकी और इसकी सेम लग रही है, सी वाला अलग दिख रहा है। मे बी इसका बेस कॉम्पोजिशन अलग हो, नंबर ऑफ रेपिटेशन सेम हो, बट बेस कॉम्पोजिशन अलग हो, लेंथ ऑफ VNTR अलग हो। तो 3 पैरामीटर्स है जिसपे हम यूनिकनेस को मेजर करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Here are the definitions of tandem repeats, microsatellite, mini-satellite DNA, and RFLP. Now click the highlighting next button to proceed further. ये चीज मैं पूरी समझा चुकी हूँ। अगर VNTR 1 से 9 बेस पेयर का होता है तो उसे माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं। अगर यही VNTR 10 से 100 बेस पेयर के बीच की लेंथ का होता है तो उसे मिनी सैटेलाइट्स कहते हैं। ठीक है, टैंडम रिपीट्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट लेंथ ऑफ DNA दैट आर रिपीटेड and the repetitions are directly adjacent to each other seen in non-coding part of the DNA। तो ये कहां पे प्रेजेंट होता है, नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ DNA में। ठीक है, डन बच्चों। नेक्स्ट, Now let's add restriction enzymes to the extracted DNA samples. Click the highlighting next button. तो हमने ये DNA सैंपल्स किसके, 3 सस्पेक्ट के ABC। सबसे पहले इन तीनों सैंपल्स को हमने लिया, उसे माइक्रोपिपेट या यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में डाला, उसके बाद हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? व्हाई वी आर एडिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? फॉर द फ्रैगमेंटेशन ऑफ DNA, क्योंकि 2.2 मीटर लॉन्ग DNA है, इतने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, एडेड, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे भी डालेंगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे भी डालेंगे, तीनों में सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे, ये भी समझ लो। ऐसे नहीं कि इसमें इकोलाई का डाल दिया, EcoR1 डाल दिया, इसमें SMA1 डाल दिया, इसमें CLAV1 डाल दिया, ऐसे नहीं, तीनों का सेम होगा सब कुछ। देखो सेम ट्यूब से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया है, अलग ट्यूब नहीं है यहाँ पे, Now एक ही click the ट्यूब है। highlighting test tubes to see the action of restriction enzymes. क्या यहाँ तक सब बच्चे समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है CID में? यहाँ तक समझ पा रहे हैं CID में क्या चल रहा है? मेरे साथ है ना सब, गायब दुनियों के बीच में।
चलो Restriction enzymes cut the DNA in different fragments. देखो कैसे कट कर रहा है। अब आप Now कहेंगे click मैम the highlighting next button to proceed to the इसको next बोलने step. दो पहले, फिर मैं बोलती हूँ। अब बच्चों का सवाल ये आ सकता है कि मैम यहाँ पे 2 फ्रैगमेंट बने सी के, मैम बी के 3 बने और मैम ए के भी 3 फ्रैगमेंट बने, क्यों? वाई? सबके 3 क्यों नहीं बने या सबके 2 फ्रैगमेंट क्यों नहीं बने? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। मान लीजिए मैंने इको R1 यूज किया है और सी डीएनए में सिर्फ एक ही साइट थी इको R1 की, तो एक ही जगह तो कट करेगा ना मेरे बच्चे, एक जगह कट करेगा तो 2 फ्रैगमेंट बने। इस वाले में इको R1 की साइट 2 जगह पे थी, देखो Restriction enzymes यहाँ cut पे the DNA 2 in जगह different काट रहा है, fragments. 2 जगह कट कर रहा है। 2 जगह कट करने का मतलब क्या है बच्चों? क्या यार, मेरे को क्यों मजे लेने होते हैं ज्यादा? 2 जगह कट करने का मतलब क्या है बच्चों? 2 रिस्ट्रिक्शन साइट थी। थैंक यू बच्चे, मैं एक्चुअली स्पीड स्लो कर रही थी कि मैं आपको अच्छे से और बता पाऊं। सॉरी बच्चों यार, सॉरी, एग्जिट दब गया वहां पे, रियली सॉरी बच्चों। मुझे रहता बच्चे एक एक स्टेप बहुत धीरे धीरे से देखे, कंफ्यूजन ना हो, सबकी स्पीड एक जैसी नहीं होती समझने की। तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना थोड़ा सा। In this experiential module, we will learn the procedure of DNA fingerprinting by taking an example of a crime scene. देख लो एक बार The फिर से। evidence obtained from the crime scene are hair follicles, skin flakes, and blood drops. DNA can be isolated from any cell containing nucleus. Let's click the highlighting blood drop to use it for DNA fingerprinting. The blood was collected which was found from. Click on the highlighting test tube. Collected blood sample is placed with 2 other samples of suspects as DNA is extracted from the blood by a few variable number tandem repeats. Here are the definitions of tandem repeats. Now let's add restriction enzymes to the Now click the highlighting test tubes to restriction enzymes cut the DNA in different fragments. Now click the highlighting next button to proceed to the next step. Restriction enzymes आगे cut the वापस DNA in different fragments. यहाँ पे 2 साइट्स होंगी तो 2 जगह कट करेगा तो 3 फ्रैगमेंट बने। ये बायोटेक में भी यूज होगा कॉन्सेप्ट, इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पे एक साइट थी रिकॉग्निशन साइट तो 2 फ्रैगमेंट्स बने, यहाँ पे भी 2 रिकॉग्निशन साइट थी तो यहाँ पे 3 फ्रैगमेंट बने। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स बनेंगे। ठीक है बच्चों? So it is not compulsory that every time you treat a DNA with a restriction enzyme will give you equal number of fragments. This number of fragments depends upon the number of recognition site for the restriction enzyme. क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? Next. The next step is agarose gel electrophoresis. Click the highlighting next button to बेटा add ये बायोटेक में भी यूज होगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट बायोटेक का है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वो मशीन है जिससे इलेक्ट्रिसिटी इस जेल के अंदर पास की जाएगी, जिससे कि बफर का मूवमेंट होगा। जब बफर ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा तो उस भाग में आपके डीएनए फ्रैगमेंट्स भी मूव करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे हम जेल ले रहे हैं एग्रोस जेल, उसके अंदर छेद होते हैं, सीव होती है, उन छोटे छोटे छेदों से आपके डीएनए फ्रैगमेंट्स आगे की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब हम सैंपल्स डाल रहे हैं। देखिए ये सस्पेक्ट ए का, सस्पेक्ट बी का, सस्पेक्ट सी का और चौथा क्राइम सीन का, क्योंकि हमें कंपेयर करना है 3 सस्पेक्ट का डीएनए और क्राइम सीन के डीएनए को। ठीक है बच्चों? देखिए सबसे पहले ये वेल है, ये वेल दिख रहा है आपको, इसके अंदर हमने
डीएनए का सैंपल लोड कर दिया है। ये सस्पेक्ट 1 हो सकता है, पहला वाला इसने यहां से लिया है ना, हो सकता है क्राइम सीन का हो, अलग है ना। Now click the highlighting next button again to pour the fragmented DNA samples to the wells. मैम इससे पहले पर भी करेंगे क्या, मतलब ये सवाल नहीं समझी मैं। चारों वेल्स में, एक में हम 3 में डालेंगे सस्पेक्ट, ए बी सी 3 सस्पेक्ट है, और एक क्राइम सीन का डालेंगे। फिर क्राइम सीन वाले डीएनए को बाकी 3 सस्पेक्ट के साथ मैच करेंगे। पीसीआर बेटा इन्होंने किया नहीं है, अभी देखते हैं। ये पीसीआर मशीन है, पागल वागल हो क्या? ये पीसीआर कब से होने लगी, किसने बता दिया पीसीआर मशीन है? ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन है, इसी के तो इलेक्ट्रोड जहां पे लगाए हैं तुमने दोनों एंड पे। हाँ, पोटेंशियल जनरेट करती है जिससे बफर मूव करता है जेल में। Click the highlighting next button to proceed. ये देखिए सस्पेक्ट ए बी सी 3 सस्पेक्ट लिखे हमने यहाँ पे, ठीक है। देखो आ गए ना इलेक्ट्रोड्स, आ गए इलेक्ट्रोड्स। Then agarose gel is subjected to an electric current to perform gel electrophoresis. ये देखो ऐसे As the मूव कर रहा DNA है, is negatively charged, it ऐसे। will start moving towards the positively charged anode. The smaller DNA fragments will move faster as compared to the larger ones. So they travel larger farther one than the larger fragments. वेल के पास And by this रहेंगे, process, the DNA छोटे fragments वाले are वेल से separated दूर जाएंगे, depending on their length and number of base pairs. ठीक Now है। click the highlighting next button to proceed. Then the gel is soaked in alkali solution. Click the highlighting gel to see what happens after this. Soaking in alkali solution leads to the denaturation of the double-stranded DNA to its single-stranded form. Click the highlighting next button to proceed further. Now why you transferred your gel to an alkaline medium? Again a very good assertion, reason and a conceptual question. आखिर क्यों हम अपने जेल को ट्रांसफर कर रहे हैं अल्कलाइन मीडियम में, जिससे कि ये डीनेचर हो सके। अब आप कहेंगे मैम डीनेचुरेशन क्यों कर रहे हैं, क्यों इन दोनों स्ट्रैंड्स को डीएनए को अलग कर रहे हैं? क्योंकि अब हम प्रोब यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? प्रोब। कैसे यूज करेंगे देखना आज। The separated DNA is then transferred onto a nylon or nitrocellulose membrane. This technique is known as Southern blotting. It reproduces the distribution of the DNA fragments on the gel. Click the highlighting next button to proceed further. ये वाला स्टेप क्या है? दिस स्टेप इज कॉल्ड सर्दर्न ब्लॉटिंग, नॉट एलाइजा। इस स्टेप को क्या कहते हैं? सर्दर्न ब्लॉटिंग। इस सर्दर्न ब्लॉटिंग में हमने कौन सी मेम्ब्रेन यूज की है? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन पे हमने इस एग्रोस जेल को ऐसे चिपका दिया है। ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, ये हमारा एग्रोस जेल, इन दोनों को ऐसे चिपका दिया है। अब ये जो जेल पे डीएनए था वो अब नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आ जाएगा, रेप्लिका बना रहे हैं उसका। देखो इधर, The membrane is then immersed in a solution containing radioactively labeled probes. Click the highlighting membrane to see what अब happens. इस in it. नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर क्या था? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीनेचर्ड डीएनए। उस डीनेचर्ड डीएनए को हमने एक सॉल्यूशन में डाल दिया। उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब। प्रोब क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है विच इज रेडियो एक्टिव लेबल्ड। अगर इस प्रोब से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी इन किसी भी सस्पेक्टेड डीएनए में, तो वो वहां जाके जुड़ जाएगा। Probes are the short nucleotide sequences complementary to the VNTRs. These probes hybridize with the DNA fragments and extra probes are washed off. Click the highlighting next button to proceed further. दिस इज कॉल्ड है हाइब्रिडाइजेशन स्टेप, जहां हमने प्रोब को
किसके साथ हाइब्रिडाइज कर दिया, डीनेचर डीएनए के साथ। अगर ये वाला वीएनटीआर वाला सीक्वेंस इससे कॉम्प्लीमेंट्री होगा तभी जुड़ेगा ना बच्चे। हाँ बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं प्रोब्स। अगर प्रोब की सीक्वेंस इससे कॉम्प्लीमेंट्री होगी तभी जुड़ेगा ना, वरना क्यों जुड़ेगा, वरना जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है। Again, click the highlighting next button to expose the on exposure. A visual pattern of radioactively labeled DNA or DNA fingerprint is seen on the autoradiogram. Click the highlighting next button to proceed further. यहाँ पे इतनी लोकेशन पे प्रोब जुड़ा, नहीं प्लाज्मिड नहीं होता है प्रोब, यहाँ पे इतनी लोकेशन पे प्रोब जुड़ा और यहाँ पे 2 लोकेशन पे प्रोब जुड़ा। ये तब दिखा जब हमने एक्सरे पास किया इस ऑटो रेडियोग्राफी शीट पे। As A was the sample taken from the crime scene and B and C are the suspect samples, so after the results, it is concluded that suspect sample B is matching with the blood found at crime scene. That means suspect B is the culprit. You can click the reset button to do the entire procedure again. तो मुझे लगा था तीनों सस्पेक्ट है, बट ए इज द क्राइम सीन वाला, बी एंड सी आर सस्पेक्ट। तो बी और ए का आप देखे बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन पैटर्न सेम निकला। तो बी हमारा क्या है, जिसने मर्डर किया है, सी वाले ने मर्डर नहीं किया, इसे क्लीन चिट दे देगी कोर्ट अदालत। अरे ईटीबीआर इसमें क्यों यूज होगा हम यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं लल्ला, ये अलग होता है। तभी तो पूरा पिक्चर दिखाया है तुम्हें, कंफ्यूज ही होते रहते हो हर जगह मेरे प्यारे लल्ला, गधों की फौज। यस, तो आप देख सकते हैं आशिक ने ही खून किया है चिंकी मिंकी का। अंकल तो कभी कभी आते थे ना। यस, देख लो। नहीं नहीं, आशिक बनाया आपने कि तेरे बिना सोने सोनी रातें। ठीक है, तो बताओ भाई आरडीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरा समझ में आया नहीं आया। प्रोब होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो रेडियो एक्टिव लेबल्ड होते हैं। ठीक है, ये उनसे जुड़ते हैं जब इनको अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस दिखती हैं। वीएनटीआर से बनाते हैं हम प्रोब्स। ठीक है भाई, बना लेते काव्य हम प्रोब्स, कॉम्प्लीमेंट्री बना लेते हैं हम। 8 से 10 ही न्यूक्लियोटाइड तो होते हैं बेटा उनमें, ज्यादा थोड़ी होते हैं। भाई आज पूरा समझ में आ गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे हुआ पूरा। अब बस इसको लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है समझाने को इस टॉपिक में, सब कुछ समझ में, मतलब इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इस टॉपिक में यार, यही है टॉपिक ही, यही है बस। मुझे भी अब इसके आगे कुछ नहीं समझाना, मैंने एक एक स्टेप समझा दिया, उसका रीजन समझा दिया। क्रिमिनल कौन होगा, बी या ए? निशा तुम बताओ भाई, देख के तुम बताओ ना, देख के बी मैच कर रहा है या सी मैच कर रहा है इसे? ए है क्राइम सीन का सैंपल, बी और सी है सस्पेक्ट। हाँ भाई, लैडर होता है जो फ्रैगमेंट का साइज बताने वाला होता है, लैडर। रुको मैं और स्लाइड्स ऐड कर लेती हूँ। ये लास्ट टॉपिक है, लिखना है बेटा अभी। नहीं नहीं, अभी एचजीपी भी बचा, उसे भी समझाना है अभी मुझे। वो तो मैंने शुरुआत इसलिए की कि बच्चों को चलो ठीक है थोड़ा मूवी टाइम हो जाएगा, प्लस आज बेटा मेरे बहुत ज्यादा हेडेक है, आप मेरी शक्ल पे भी देख रहे होंगे, ये सारा एरिया मेरा बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। पता नहीं क्या हो गया, मे बी मौसम इतनी तेज चेंज कर रहा है तो थोड़ा एलर्जिक माइग्रेन हो गया है, इसलिए मैं पानी भी बहुत ज्यादा पी रही हूँ। आना सुबह से दर्द हो रहा है, भयंकर दर्द, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, चिड़चिड़पन हो जाता है ना वो वाला।
इसलिए आराम आराम से आज थोड़ा पढ़ाऊंगी। हाँ, हो जाता है, मौसम चेंज होता है ना, तो थोड़े बहुत चेंजेस तो देखो हो ही जाते हैं। चलो आ जाओ बच्चों, अब हम करेंगे प्रोसीजर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आज हम करेंगे प्रोसीजर, जो कि मिलता जुलता है काफी प्रोसीजर जो हमने अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का किया है। जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो तरह की अप्रोच है जब हम सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं तो। ठीक है बेटा, प्लीज आज ये चैप्टर खत्म होने दो प्लीज। आज मुझे सच में चैप्टर कंप्लीट करना है। सैटरडे संडे में आपको 2 दिन की छुट्टी दे दूंगी, बट नॉट टुडे। फ्राइडे तक रेगुलर क्लासेस करते हैं। आई नो मेरा सिलेबस अच्छा चल रहा है, बट फिर भी ठीक है, प्लीज आज ये खत्म करना ही करना है। मैं आज इसलिए क्लास लेने आई हूँ इतने सर दर्द के बाद भी। तो बच्चों हमारे पास दो अप्रोच थी, एक थी सीक्वेंस एनोटेशन या ब्लाइंड अप्रोच, एक थी ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में साइंटिस्ट लोगों ने ये बोला कि देखो भाई, यहाँ पे ना सिर्फ उस पार्ट को सीक्वेंस करेंगे जो एक्चुअली में एमआरएनए बनाता है, यानी ओनली 1% या 2% ऑफ डीएनए, इसी को सीक्वेंस करते हैं। बाकी तो वैसे भी नॉन कोडिंग है, वैसे भी वाहियात है, बकवास है। ठीक है, फिर ब्लाइंड अप्रोच वालों ने कहा नहीं भाई, अब पैसे मिल रहे तो एक बार पूरा ही सीक्वेंस कर लो, क्या पता नॉन कोडिंग पार्ट में भी फ्यूचर में हमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो काफी यूजफुल हो हमारे लिए। ठीक है, तो इसीलिए अब हम जो प्रोसीजर पढ़ेंगे वो ब्लाइंड अप्रोच का पढ़ेंगे कि किस तरीके से किया, क्योंकि अब हमने पूरा ही सीक्वेंस किया है। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ डीएनए कितनी है, जल्दी से बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए? ह्यूमन डीएनए का लेंथ कितना है? 2.2 मीटर लॉन्ग, काफी लंबा होता है। 2.2 मीटर लॉन्ग होता है हमारा ह्यूमन डीएनए। अब इतने बड़े डीएनए को एक साथ तो सीक्वेंस नहीं कर सकते, है ना, तो क्या करेंगे, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाते हैं, फिर सीक्वेंस करते हैं और फिर एक साथ जोड़ देंगे। तो छोटा छोटा, जैसे कि अरे चाइना वालों तुम ये वाला फ्रैगमेंट सीक्वेंस करो, अरे जापानी हो तुम ये वाला करो, अब इंडियन, यस, और बिहार के लल्ला तुम ये वाला करोगे सीक्वेंस। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग काम बांटने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे फ्रैगमेंट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? यूज ऑफ restriction enzymes for fragmentation of DNA। तो अब हमने क्या किया, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बना दिए डीएनए के। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, हर फ्रैगमेंट को हमने क्लोनिंग वेक्टर के अंदर डाल दिया और उसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली। अब सोचो कि एक हमने काम दिया है, उसका भी पर्चा खो जाए, इससे बढ़िया ना पहले फोटो कॉपी करा के रख लो। जैसे ये आधार कार्ड बाद में बन के आता है, पहले उसकी कॉपी बनवा के रख लेते हैं, पक्का खोएगा ये ओरिजिनल आधार, इसलिए एक दो डुप्लीकेट बनवा ही लो। तो ऐसे यहाँ पे भी जरूरी है क्लोनिंग करना। अब फ्रैगमेंट बन गया, वो फ्रैगमेंट खो गया तो क्या करोगे, वेले बैठोगे ना, तो इसलिए फोटो कॉपी करना बहुत जरूरी है। और फोटो कॉपी को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, क्लोनिंग करना। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्लोनिंग। और जब हम क्लोनिंग करते हैं तो क्लोनिंग के लिए हमें चाहिए होता है वेक्टर। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या है, टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ फ्रैगमेंट, टू मेक मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ ईच फ्रैगमेंट। हर फ्रैगमेंट की हजारों कॉपीज बनाते हैं और फिर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है देसी भाषा में, हमारे प्यारे बच्चों की भाषा में क्लोनिंग को कैसे डिफाइन करोगे, अगर कोई पूछता है तो वन वर्ड आंसर में, यस, तो फोटोकॉपी, जेरोक्स करना। ओहो, तनिष्का भी लाइक मैं अंग्रेज बनूंगी आज की क्लास में, तुम बोलो फोटोकॉपी, मैं जेरोक्स बोलूंगी। हाँ नहीं तो, और नहीं तो, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ मैं, छोटे मोटे स्कूल से नहीं पढ़ी मैं। चलो, क्लोनिंग के लिए अब हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट स्टेप, क्लोनिंग में अब हम क्या करेंगे। क्लोनिंग में सबसे पहले हम लेंगे फ्रैगमेंट, ये वही फ्रैगमेंट है जो हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बनाया, प्लस हम यहाँ पे लेंगे वेक्टर डीएनए। क्या लेंगे, वेक्टर डीएनए।
तो ये था हमारा फ्रैगमेंट डीएनए का, ह्यूमन डीएनए का, और ये है हमारा वेक्टर डीएनए। ये हमारा है वेक्टर डीएनए। बन गया। अब ये फ्रैगमेंट और वेक्टर डीएनए दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? ये दोनों मिलके एक साथ बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये लो, ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन सा डीएनए बन गया एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन? बेटा वेक्टर डीएनए क्या होता है, इसके लिए सब बायोटेक का वेट करेंगे। मैं अभी नहीं बताना चाहती, मेरा वो चैप्टर खराब हो जाएगा। अभी के लिए बस पढ़ लो वेक्टर डीएनए, अभी के लिए रट्टा मारना है मान लो, बिकॉज 2-3 चैप्टर के बाद हमें ये डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये बन गया हमारा आरडीएनए। आरडीएनए इज आल्सो कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से वेक्टर डीएनए यूज किए गए? एक ये क्वेश्चन नीट में बहुत आता है, कौन कौन से वेक्टर डीएनए यूज किए गए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीक्वेंसिंग? तो यहाँ पे दो वेक्टर सबसे ज्यादा पॉपुलरली जो यूज किए गए वो थे, पहला बैक, दूसरा था यैक। यस मेरे प्यारे बच्चों, प्लाज्मिड गलत हो गया। सो दो वेक्टर्स जो सबसे ज्यादा यूज किए गए उसमें पहला था बैक। The back stands for bacterial artificial chromosome। देखो गलत आंसर देना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। आज मेरे सामने गलत दे रहे हो, बट जब मैं तुम्हें सही करती हूँ ना तो तुम्हें याद रहते, दिस इज अ मेमोरी। ठीक है, आपको याद रहता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्लास में हुआ था, मैं यहाँ गलत ना करूँ पेपर में। तो इसलिए आंसर दिया करो, चाहे सही हो गलत हो, बी इंटरेक्टिव इन द क्लास। सेकंड जो यूज किया गया था वो कौन सा था? यैक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बाद इसको हम मल्टीपल, मतलब कि इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे फिर से। ये तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया ना, अब इसकी मल्टीपल क्लोनिंग अभी करनी है। क्लोनिंग के मेथड हम यूज करते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, पीसीआर, जिसमें होगा एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। खूब सारी कॉपीज बन गई। कॉपीज बनने के बाद हम मेथड यूज करेंगे सेंगर्स मेथड ऑफ सीक्वेंसेस। कौन सा यूज करेंगे? सेंगर्स मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग। ये एक मशीन टाइप होता है जो आपको सीक्वेंस करके दे देता है। बहुत सारे टीचर्स ये मेथड भी बताते हैं, बट देयर इज नो यूज। तो ये एक तरह की ऐसी मशीन है जिसे हम कहते हैं ऑटोमेट डीएनए सीक्वेंसर्स। ऑटोमेट डीएनए सीक्वेंसर्स। बेटा प्रोसीजर पूरा समझ में आ गया सबको? बहुत सिंपल सा है, देखेंगे काफी मिलता जुलता ही है हमारे बायोटेक से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। कोई बहुत यूनिक मेथड नहीं है प्रोसीजर। इसको बना लीजिए, फिर हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लिखेंगे, जो लास्ट चीजें हमें एनसीईआरटी ने लिखी है। ये ऑटोमेटेड मशीन होती है जो खुद से डीएनए सीक्वेंस बताती है स्ट्रैंड की।
ठीक है, ये सैंगर ने बनाई थी, इसलिए इसे सैंगर्स मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग कहते हैं। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तनिष्का का नाम है क्लास में आज से बब्बर शेर। थैंक यू तनु। बब्बर शेर, ठीक है। वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बोला था सनी गुप्ता, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है। जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है ना अलग अलग जगह, जब वो सुनेंगे ना कि तुम्हारा सिलेबस नवंबर तक ढंग से कंप्लीट कराया गया है, पढ़ाकर उड़ाकर नहीं, तुम्हें पता लगेगा कितनी जलेगी दुनिया जब पढ़ोगे तुम आगे। उस टाइम सब बच्चों को लगता है कि मैम क्यों 2-2 घंटे की क्लास आप लगाते हो, बट जैसे जैसे वक्त पास आ रहा है ना, तुम कितने रिलैक्स होंगे ये तुम्हें भी नहीं पता। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सीखे सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच सोबिया, दैट मीन्स अ लॉट। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट फीचर, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स डैश नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस। ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटी खोल लो, वहां से देख के चाहे आंसर बता दो। ह्यूमन जीनोम कंटेन्स डैश नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस। 3164.7 मिलियन। 31, मैं तुम्हारे ही आंसर चीटिंग कर रही हूँ, 64.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एवरेज जीन contains dash बेस पेयर। एक एवरेज जीन में कितने बेस पेयर होते हैं? 3000 बेस पेयर। वेरी गुड, एनसीईआरटी खोलो बेटा, वहीं से आंसर दे दो। जो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ आप भी हाईलाइट करते जाओ अपने एनसीईआरटी में। ठीक है, यहाँ मैंने बेसिस लिखा है, यहाँ मैंने बेस, अच्छा हाँ बेसिस ही होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ बेस पेयर बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट, द लार्जेस्ट जीन of our body is, या डीएनए इज डैश। क्वेश्चन समझो पहले, हाँ यस, क्वेश्चन समझो पहले। डिस्ट्रोफिन क्या है? डिस्ट्रोफिन, लार्जेस्ट जीन इज डिस्ट्रोफिन which contains dash number of bases। जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वही क्वेश्चन आएगा नीट में बनके। 2.4 मिलियन। नेक्स्ट, इसमें एक और है, द स्मॉलेस्ट जीन is dash which is present on Y chromosome। स्मॉलेस्ट जीन कौन सा है? लार्जेस्ट पता है तो स्मॉलेस्ट भी पता होना चाहिए। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग ठीक है,
determining factor present on dash chromosome. कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है? कंटेन्स डैश बेसिस. बहुत ही कम वाई क्रोमोसोम पे होता है. और इसके बाद बेसिस 231 बेसिस होते हैं क्या? आई थिंक यहाँ पे तुम कुछ गलत तो नहीं हो. 231 जीन्स होते हैं वाई क्रोमोसोम पे, 14 बेसिस होते हैं टीडीएफ में. ये एक जीन की बात हो रही है. यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बच्चों के बीच में कंफ्यूजन दिखता हुआ. हाँ बेटा, वाई के पास 231 जीन्स होते हैं. मैं यहाँ पे इसकी पूछ रही हूँ, इसमें इस जीन में कितने बेसिस है? तो 14 बेसिस आएंगे. कंफ्यूज मत होना, ठीक है, नीट में भी. नेक्स्ट हाईलाइट कर लो इसको. नेक्स्ट, पहले जीन का कितना एस्टिमेशन था और अब कितना है? प्रीवियस एस्टिमेटेड नंबर ऑफ जीन्स कितने थे? नाउ एस्टिमेटेड नंबर ऑफ जीन्स आर डैश. पहले कितने थे? 30,000. अब कितने एस्टिमेटेड है? 80,000 से 1,40,000. ठीक है बच्चों. डैश परसेंटेज ऑफ जीन्स आर सेम इन ऑल इंडिविजुअल्स. यानी आप और मुझ में कितने परसेंट जीन्स सेम है? 99.9%. It is only 0.1% which makes me and which makes you. Next, less than dash percent of DNA codes for protein. पूरे डीएनए में से कितना परसेंट डीएनए विच एक्चुअली मेक्स प्रोटीन? 2%. सिर्फ 2%. ओके. लार्जेस्ट क्रोमोसोम is dash with dash number of genes. Smallest chromosome is dash with dash number of genes. ये भी नीट में पूछा जाने वाला सवाल है. सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा है? 1. क्रोमोसोम 1. और इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ जीन्स है? 2968 जीन. कितने हैं? 2968 नंबर जीन्स. ठीक है. और सबसे छोटा कौन सा है? Y. बेटा 0.1 में नहीं होते VNTRs, नॉन कोडिंग पार्ट में होते हैं VNTRs. 99.9% में VNTRs होते हैं. ठीक है. यहाँ कितने हैं? 231 जीन्स. The DNA also shows single nucleotide
पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, SNPs। क्या होते हैं SNPs और कितनी लोकेशन पे होते हैं SNPs? SNPs कितनी लोकेशन पे है? 1.4 मिलियन। क्या होते हैं, चलिए आइए ये मैं समझाती हूँ। मैम प्रीवियस एस्टिमेट हाई था न्यू एस्टिमेट से, तो अगर बार बार बोल रही तो मतलब पहले 30,000 था, अब 80,000 से 1,40,000 है। सी पॉइंट, प्रीवियस एस्टिमेटेड नंबर ऑफ जीन्स 30,000 थे। अच्छा ये वाली लाइन मैं एनसीईआरटी से पढ़ के बता देती हूँ, रुको। देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है the total number of gene is estimated at 30,000, much lower than the previous estimate। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया। प्रीवियस एस्टिमेशन नंबर 80 से 1,40,000 था, अब 30,000 है। थैंक यू बच्चों, मैम को बचाने के लिए। रट्टे वाली चीजें मुझे कभी याद रहती नहीं है, इसमें मुझे भी हेल्प लगती है। हाँ उल्टा लिख दिया, सॉरी, माइग्रेन का असर दिखता हुआ। ओके तो बच्चे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? आपको पता है कि यहाँ पे एक सीक्वेंस है, मान लीजिए AAGGCCTT, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक और सीक्वेंस है, एक और सीक्वेंस है, एक और सीक्वेंस है। अब आप बता सकते हैं चारों सीक्वेंसेस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि पूरी सीक्वेंस तो सेम ही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ एक पोजीशन पे अलग है न्यूक्लियोटाइड, बाकी पूरी सीक्वेंस सेम है। दिस टाइप ऑफ one nucleotide change is called as single nucleotide polymorphism। पूरा सीक्वेंस सेम रहेगा सिवाय एक न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारी सीक्वेंस सेम है सिवाय एक पोजीशन के। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या SNPs। ये मतलब है इसका। Now can we start with the 10th topic, DNA fingerprinting। समझ तो हमने काफी लिया ही है, अब बस हमें उसको लिखना है, नोट्स बनाने समझ समझ के। उसके बाद आज ये चैप्टर कंप्लीट, कल वी विल स्टार्ट विद एवोल्यूशन डे 1। आगे के 2 चैप्टर भी लंबे हैं बेटा, फिर जो चैप्टर्स है वो 1-2 दिन में कंप्लीट होने वाले हैं। शुरू किया खत्म हो गया, फिर आप कहेंगे हम आज ही खत्म करा दोगे क्या चैप्टर। ओके नाउ टॉपिक नंबर 10, DNA fingerprinting।
इंट्रोडक्शन। मेरे से किसी ने 2 नवंबर का सिलेबस पूछा ही नहीं है। बाकी मैंने ग्रुप पे सिलेबस भेज देती हूँ मैं तुम्हारे कहने से पहले ही, जैसे मुझे तीनों टीचर्स का सिलेबस पता लगता है। देखो तो एक बार। मेरे से 2 नवंबर का किसी ने पूछा ही नहीं है बेटा। Nobody has asked me syllabus for 2 November. लास्ट अपडेट 26 अक्टूबर के टेस्ट का था। मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं है, यानी टेस्ट होगा नहीं फिर, या तो। बाकी मैं एक बार इससे भी पूछती हूँ। चलो भाई, इंट्रोडक्शन। डिस्कवर्ड बाय, द टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय एलेक जेफरी। किसने किया था? बाय एलेक जेफरी। साल कौन सा था? 1984। 1984। अब कृपया करके 20 मिनट प्लीज मेरे साथ रहिए, उसके बाद सारे सवाल पूछना। प्रिंसिपल ऑफ द टेक्निक। आखिर टेक्निक किस चीज के ऊपर बेस्ड है? Individuals have different gene sequences and also show difference in repetition number. So technically the entire technique is based on VNTRs. ठीक है? The technique is based on uniqueness of repeated sequences, जिन्हें हम क्या कहते हैं? VNTRs present in non-coding part of DNA, which is 98%. यूनिकनेस ऑफ VNTR, यही तो था ना पूरा प्रिंसिपल इसका, कितना यूनिक है VNTR। आप भेज दो सीमा। ठीक है, नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ DNA, 2 टाइप्स ऑफ DNA। एक है हमारा बल्क DNA, 2 पीक्स आती है। बड़ी वाली पीक किसकी है बच्चों? बल्क DNA। और दूसरा वाला जो छोटी पीक आती है वो हमारा सैटेलाइट DNA। सैटेलाइट DNA में ही आपको मिलती है रिपीटेड सीक्वेंसेस। 2 तरह की DNA है, एक है हमारा बल्क DNA और दूसरा हमारा सैटेलाइट DNA। इसी सैटेलाइट DNA में आपको सबसे ज्यादा रिपीटेड सीक्वेंसेस मिलती है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई इतने बड़े DNA में इतना बड़ा नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ DNA है, उसमें भी कहां पे मिलेगी रिपीटेड? मतलब इतना बड़ा घर है, अगर मुझे सीधा बताओ स्टोर रूम का है तो आप सीधा बताओगे वहां चला जा, वहां स्टोर मिल जाएगा। तो ऐसे ही मैंने आपसे पूछा इतना बड़ा DNA कहां मिलेगी रिपीटेड सीक्वेंसेस, तो आपका जवाब होगा सीधा सैटेलाइट DNA में चला जा, सीधा सैटेलाइट। ठीक है, नाउ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट DNA। आखिर सैटेलाइट DNA किन 3 चीजों पर यूनिक है? ये मैंने अभी आपको याद कराए थे, अभी फिर से पूछूंगी। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट यानी कि रिपीटेड DNA, किन 3 चीजों पर हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं, किन 3 चीजों पर ये यूनिक होती है हर इंडिविजुअल में? तो पहला क्या बताया था मैम ने? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। 3 चीजें बताई थी ना कि इन 3 चीजों पे ये यूनिक हो सकती है रिपीटेड सीक्वेंसेस। पहला क्या बताया था मैम ने? बेस कॉम्पोजिशन। पहला क्या बताया था? बेस कॉम्पोजिशन।
द सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड यूनिट, कितना जीसी है और कितना एटी कंटेंट है, कितना जीसी कंटेंट है, कितना एटी कंटेंट है एक रिपीटेड सीक्वेंस में, ठीक है। हाउ मच इज जीसी एंड एटी कंटेंट प्रेजेंट इन रिपीटेड सीक्वेंस। हो सकता है कि मेरे में जीसी 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 80 हो सकता है अनामिका में 80 80 80 80 जीसी हो। माना 8 की उसकी सीक्वेंस है, 8 की ही मेरी सीक्वेंस है, तो जो लेंथ वाला पॉइंट है वो तो यूनिकनेस में से हट गया। फिर किस चीज पे यूनिक हुआ, उसका रिपीटेड यूनिट और मेरा रिपीटेड यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ बेस कॉम्पोजिशन। मेरी लेंथ वीएनटीआर की और अनामिका की वीएनटीआर की लेंथ सेम है, ठीक है। फिर किस बात पे अलग हुआ, बेस कॉम्पोजिशन पे। जो प्रोब मेरे से जुड़ेगा वो उससे प्रोब अनामिका से नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा अनामिका के सीक्वेंस से, क्योंकि उसका सीक्वेंस अलग है, मेरा सीक्वेंस अलग है, जबकि नंबर सेम है, लेंथ हमारा सेम है, ठीक है बच्चों। देख लो कितने कितने आधार पर प्रोब अलग करता है, तब एक पर्टिकुलर एक बंदे का यूनिक डीएनए फिंगरप्रिंट निकल के आता है, ठीक है ना। सेकंड, on the basis of length of repeated unit, length of repeated sequence, length, ठीक है। लेंथ में ये दो तरह के हो सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं VNTRs, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। एक होते हैं VNTRs और दूसरे इसमें होते हैं स्मॉल टैंडम रिपीट, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। VNTR, STR। अब STR कितने बेसिस के होते हैं, सिर्फ 1 से 6 बेसिस के। 1 से 6 बेस पेयर का होगा तो उसे STR बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे भी दो तरह के हैं, एक है मिनी सैटेलाइट और एक है माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट में क्या लेंथ रहती है, यस एवरीबॉडी, मिनी में कितनी रहती है, एक सेकेंड थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, फिर से इसे माइक्रो बोलेंगे। इसमें आएगा मिनी सैटेलाइट और STR को ही बोलेंगे माइक्रो सैटेलाइट। इसका कितना लेंथ रहेगा बच्चों, 0.1 से 20 KB साइज, ये काफी बड़ा रहता है एज कंपेयर टू STR। और तीसरा है रेपिटेशन ओके, नंबर ऑफ रिपीट यूनिट ऑफ VNTR। हो गए 3 यूनिक फीचर। सॉरी बच्चों थोड़े से नोट्स खराब हो गए होंगे, तुम मेरे साथ क्या बिल्कुल चिपक चिपक के लिखते रहते हो क्या। तीन चीजों के आधार पर अलग किया था, पहला बेस कॉम्पोजिशन, फिर दूसरा लेंथ ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस, तीसरा कितनी बार वो सीक्वेंस रिपीटेड है। स्पीड तेज हो गई ना, चलो एक चीज तो तुम मेरी क्लास से लेके ही जाओगे वो है स्पीड। आई लव स्पीड। केबीस किलो बेस, किलो बेस।
98%, 98. Only 2% codes for protein. So 98% is non-coding. अब प्रोसीजर करेंगे. आई थिंक प्रोसीजर में तो बच्चा पार्टी कैन हेल्प मी. उसमें तो आई थिंक माय किड्स कैन इजीली हेल्प मी आउट. They have already visualized and seen the whole process. Procedure. Start करें. तो सबसे पहले what was the step number 1? To collect the blood sample. To collect DNA sample from the site of crime. ब्लड सैंपल है, डीएनए सैंपल लिखो, वो बेटर है. अब ये डीएनए सैंपल के लिए हम कोई भी 3 चीजें कलेक्ट कर सकते हैं टू गेट द डीएनए. इसके लिए वी कैन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द क्राइम साइट, और वी कैन कलेक्ट द हेयर फ्रॉम द क्राइम साइट, और वी कैन कलेक्ट द नेल्स ऑल्सो फ्रॉम द क्राइम साइट. नेल्स में भी होता है नेल्स. वी कैन कलेक्ट सलाइवा फ्रॉम द क्राइम साइट. मैं सारी चीजें लिख रही हूँ जो उधर नहीं लिखी थी, बट मैं आपको कह रही हूँ ये भी आप लिख सकते हैं सब. और वी कैन कलेक्ट द स्किन सेल्स फ्रॉम द क्राइम साइट. इन सब में डीएनए मिलेगा बच्चों. वहां पे 3 थे, हम और डिटेल में लिखेंगे. सो वंस यू हैव कलेक्टेड द सैंपल, नाउ हमने कलेक्ट किया, मान लीजिए इसमें ब्लड सैंपल. हमने क्या चूज किया आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल? ये किया था हमने. अब ब्लड सैंपल जो हमने कलेक्ट किया है, द ब्लड इज ट्रांसफर्ड इनटू अ ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब which is coated with anticoagulants to prevent blood coagulation. उसके बाद क्या किया था बच्चों? यस, नाउ अब क्या किया था? इसे हम लैब में लेके गए थे. याद करो ना, तभी तो याद आएगा. आपने देखा, अब आप उसको लिख रहे हो, याद हो जाएगा हाथों हाथ. सीधा क्वेश्चन करना फिर. द सैंपल्स नाउ sent to lab along with samples of primary suspects. मतलब कि जो क्राइम सीन से ब्लड लिया था और जो हमें लग रहा है कि ये हो सकते हैं सस्पेक्ट्स, इनका ब्लड लेके कहां भेज दिया है? लैब में. ठीक है. अब इन सबका ब्लड ले लिया है. अब इसको लेबल कर लेते हैं. क्राइम सीन ब्लड सैंपल is labeled as A. Primary suspect blood sample as B. Secondary suspect blood sample as C. ठीक है बच्चों, अब हम यही वर्ड यूज करेंगे ABC. यहाँ पे हमने लेबलिंग कर लिए तीनों ट्यूब्स की. ABC लेबलिंग कर ली लैब में ले जाके. अब नेक्स्ट स्टेप, एक्सट्रैक्शन ऑफ
DNA from blood sample using स्पूलिंग मेथड. स्पूलिंग मेथड बायोटेक में बताऊंगी. स्पूलिंग करते हैं, चिल्ड इथेनॉल डाल के सारे थ्रेड निकल आते हैं, सारे के सारे थ्रेड. पिछले साल यूट्यूब के हर टीचर को स्पूलिंग करना था. कोई स्ट्रॉबेरी से डीएनए निकाल रहा है. यूट्यूब पे क्या होता है ना, एक टीचर करेगा तो हम क्यों नहीं कर सकते, सबको करना था फिर. चिल्ड इथेनॉल स्पूलिंग से हमने डीएनए स्ट्रैंड्स निकाल दिए. अब डीएनए इतना बड़ा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा एवरीबॉडी? यूज ऑफ सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम for fragmentation of DNA of A, B, C. A, B, C तीनों ही डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा है. अब काटने के बाद क्या बना है? नाउ फ्रैगमेंट्स ऑफ DNA is loaded into wells of gel electrophoresis. अब ये डीएनए को हमने किस में शिफ्ट कर दिया है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में. याद आ रहा है? इसका डायग्राम में बना लेते हैं कुछ इस तरीके से. ए बी सी. यहाँ पे अब हमने डाल दिए डीएनए सैंपल. ठीक है. फिर यहाँ पे ऑरेंज कलर बैंड दिखेंगे एटीबीआर के कारण, ऐसे. ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखा. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था गाइस? एनीबॉडी हु कैन हेल्प मी? ई एफ जी एच. नाउ व्हाट इज दिस H step? Now this entire gel is transferred into an alkaline solution. The gel is now transferred into alkaline medium. Why? So that this can cause denaturation of DNA. अब दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए डीएनए के. ये देखिए, अलग हो गए. अब इसके बाद कौन सी ब्लॉटिंग करेंगे? कौन सा ब्लॉटिंग करेंगे? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, कौन सी ब्लॉटिंग करेंगे? लिख लीजिए. जब भी लिख लो तो बता देना, फिर आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं. Done? I.
southern blotting. The step is called as southern blotting. इसमें हमने क्या किया है? Now denatured DNA on agarose gel are replicated on nitrocellulose membrane. This step is called as southern blotting. ठीक है? Next step is called hybridization. Here, radioactive labeled probes produced from VNTR sequences are used for hybridization. प्रोब क्या होता है इसकी डेफिनेशन में यहाँ लिख देती हूँ. प्रोब, probes are single stranded DNA or single stranded RNA sequences which are radioactive labeled. After hybridization, X-rays are passed on autoradiography sheet for visualization. प्रोसीजर खत्म, विजुअलाइजेशन कर लेते हैं रिजल्ट की. So this is A, this is B, and this is C. So here you can see the B matches with the crime scene blood. So suspect B matches with blood found on crime scene. बट क्या इससे प्रूफ हो जाता है कि उसी ने मर्डर किया है? ब्लड मैच हुआ यानी कि वो वारदात पे वही था, बट ये कैसे प्रूव हुआ कि उसी ने ही मारा? दिस इज व्हाट द लॉयर वुड से. मौजूद था ये 100% है, बट मारा ये कैसे बताओगे? So applications of DNA fingerprinting, और कहाँ यूज हो सकता है DNA fingerprinting? Objection, your honor. Objection, my lord. और ऑनर की स्पेलिंग सही करो, ओनर नहीं है, ऑनर. ऑनर कुछ नहीं हो सकता. पेरेंटल रिकॉग्निशन, कौन मम्मी पापा है असली बताने के लिए. सेकंड, क्राइम सीन, और क्या कर सकता है ये?
जेनेटिक डिसऑर्डर पीसीआर बताता है, ये नहीं बताता डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं जो दबी हुई लाश है वो किसकी है। ये एक बहुत बड़ा केस था। देयर वाज दिस वेरी फेमस लेडी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट लेडी, आई वॉच इट्स डॉक्यूमेंट्री। तो उसके दूसरे पति ने उसको मार के दबा दिया था कहीं पे। बहुत साल बाद जब घर टूटा, बॉडी निकली, फिर वो गई, तब तक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक आ चुकी थी 20 साल बाद। फिर उसकी जो डॉटर थी वो दुबई में रहती थी, उन्होंने पता किया कि हमारी माँ की बॉडी है क्या, बट वो प्रूव करना था कोर्ट में। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक आने के बाद उन्होंने प्रूव किया कि यस यही है। सो यहाँ पे डेड बॉडी रिकॉग्निशन के लिए भी काम आ सकती है। किसकी है वो डेड बॉडी? हाँ, दृश्यम में भी यही था। लास्ट ईयर भी तुम्हें पता है ये चैप्टर मैंने 29 अक्टूबर 2024 को 12:46 पे खत्म किया था। बड़ा कोइंसिडेंस। आ गया अब टेस्ट सिलेबस तुम्हारा, अब आया टेस्ट सिलेबस सेकंड का। बायो में है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेम डेट सेम टाइम तो नहीं है। फिजिक्स में है आपका ऑसिलेशन, केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स। आई कैंट बिलीव दिस। आई मतलब मैंने 29 अक्टूबर को ही खत्म किया लास्ट ईयर भी और इस साल भी। ऐसा होता है कितनी बार छुट्टियां आ जाती है, जैसे पिछले साल दिवाली बाद थी, इस बार पहले हुई, फिर भी सेम डेट पे हम आ गए। हाँ, है ना बच्चों? मतलब दिवाली की काफी छुट्टी हमने ली इस साल। पिछले साल बाद में आई थी दिवाली, 4-5 के करीब थी, बट स्टिल वी मैनेज टू कंप्लीट ऑन द सेम टाइम एंड सेम डेट, सेम चैप्टर। यस, ऑसिलेशन नहीं हुआ अब तक, ये मुझे नहीं पता भाई। जो मेरे को आया अभी चेंज टीसी मैम करेगी तो आई विल सेंड यू द चेंज्ड सिलेबस आल्सो। ठीक है, अभी तो उन्होंने मैसेज डाला है ग्रुप में। सो बच्चों इसी के साथ चैप्टर इज फिनिश्ड। Tomorrow we are going to start with evolution and today we are going to do human physiology practice also. ठीक है? यार मुझे तो मजा आया। मतलब 29 अक्टूबर, आज भी 29 अक्टूबर 2024-2025। ओह माय गॉड। यस, दिस इज मॉल बायो 7+ है ना? मॉल बायो पार्ट 7। चलो बच्चों फिर कल मिलते हैं और आज शाम में मिलते हैं।